Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today we are going to start lecture number 20. Yes, I shared my computer screens that is presenting the lecture number 20, constituency parsings using the CKY algorithms. Today we are going to discuss this topic. So first of all, we take some review of previous lecture in which we will discuss the word phrase and its different constituents. Next we discuss the coordinations. कोऑर्डिनेशन मीन कंजक्शंस, यानी यहाँ हमारे पास ये था कि जो सेंटेंसेस हैं अगर वो जो है एंड और एंड इस तरह के कंजक्शन से जो मिलते हैं उनके लिए हम लोग किस तरह से जो है वो ग्रामर्स को डिफाइन कर सकते हैं, उनके रूल्स को। नेक्स्ट मैंने जो है ट्री बैंक्स आपको इंट्रोड्यूस करवाए कि जिनके अंदर जो है हमारे पास पार्सिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो साथ में लेबल्ड होता है, तो उनकी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस की और उसके साथ ही कि वो एज अ ग्रामर्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं को एज अ ग्रामर्स रूल्स हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं सेंटेंसेस से जो इन पर्टिकुलर जो है लेबल्स हमारे पास जो है ट्री बैंक्स प्रोजेक्ट्स हैं। उनमें से एक हमने ब्राउन्स को डिस्कस किया और दूसरा ATIES जो है हमारे पास इसको हमने डिस्कस किया। इसी तरह से स्ट्रीट जर्नल्स की कुछ एग्जांपल्स थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्सिंग्स पे है और उसके बाद हमें एम्बिग्यूटीज को डिस्कस करना है कि हमारे पास एम्बिग्यूटीज से यहाँ पर जो है पार्सिंग स्ट्रक्चर्स के केस में एम्बिग्यूटीज किस तरह से होती हैं और उनमें टू टाइप्स हैं, अटैचमेंट एम्बिग्यूटीज है और कोऑर्डिनेशन एम्बिग्यूटीज है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस सर, हो रही है। इट्स ओके। और नेक्स्ट जो है वो हम लोग इससे इम्पॉर्टेंट जो एल्गोरिदम्स है जो हमारे पास पार्सिंग स्ट्रक्चर्स के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसकी फिर एक मैं वर्क एग्जांपल बनाऊंगा साथ में जो एक्सप्लेन करेगी कि हाउ कैन वी डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ द पार्सिंग्स को हम उसकी मदद से किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो ये आज का हमारा एजेंडा है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्सिंग्स। तो यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल पार्सिंग। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल पार्सिंग, क्या होती है, किसी भी जो है हमारे पास जो सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर्स को हम किस तरह से पास करते हैं। तो सिंटैक्टिकल पार्सिंग इज द टास्क ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द सेंटेंस एंड द असाइनिंग द सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर टू इट। यानी कि हमारा इसमें जो टास्क है, जो काम है, वो ये है कि हम एक सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करें। और सेंटेंस रिकॉग्नाइजेशन से मुराद ये है कि वी हैव टू डिफाइन ए ग्रामर, कि हम सबसे पहले जो है उसके लिए ग्रामर डिफाइन करें और उस ग्रामर की मदद से देखें क्या दिस सेंटेंस इज बिलोंगिंग टू दिस ग्रामर से बिलोंग करता है, इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है कि नहीं करता। और उसके बाद फिर हम उसे क्या करें, असाइन कर सकें एक सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर
और वो सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर्स की हमने जैसे एग्जांपल्स डिस्कस की थी कुछ, जैसे अगर हमारे पास ये दिस इज जो है बुक है, हमारे पास सेंटेंस है एंड वी हैव टू डिफाइन, हमने कुछ ग्रामर से रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। सेंटेंस दैट इज नेक्स्ट जो है रिलेटेबल्स है, या उसकी प्रोटेक्शन जो है वो नाउन फ्रेज है और वर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट जो है नाउन फ्रेज दैट इज जो है रिलेट विद द नाउन्स, और इसी तरह से जो है हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट्स dt सो एंड सो। अब हम लोग इन्हीं इस ग्रामर्स की मदद से क्या करेंगे, अपना ये पार्सिंग ट्री बनाएंगे। जैसे ये है हमारे पास, और हम अगर इसको लेबल करते हैं तो वी कैन लेबल एज फर्स्ट नाउन है, दैट इज अ डिटर्मिनेंट है, और नेक्स्ट दिस इज हेल्पिंग और एक्सिलरी वर्ब है, और ये डिटर्मिनेंट से बिलोंग कर रहा है। और उसके बाद जो था यहाँ पर जो है ये नाउन फ्रेज, और ये हमारा वर्ब फ्रेज था, और इसके बाद इसको हम नॉमिनल से लेबल करते हैं, और ये नाउन और फिर ये डिटर्मिनेंट। तो ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर्स है, और इसके जो है सिंटैक्टिकल पार्सिंग्स के अंदर हम लोग उसको एक स्ट्रक्चर असाइन करते हैं। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को हमने सबसे पहले डिस्कस किया। असाइनिंग द स्ट्रक्चर्स आर प्योरली डिक्लेरेटिव फॉर्मलिज्म है। ये जो हम ग्रामर्स डिफाइन करते हैं इसको हम CFG का नाम देते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स हम डिफाइन करते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, रूल्स होते हैं, और फिर इन्हीं की मदद से हम लोग क्या करते हैं, चीज बना रहे हैं। अब इस लैंग्वेज को डिफाइन, यानी इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को जस्ट डिफाइन करना, इससे क्या होगा, ये पार्सिंग स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं हो सकता। इसको डिफाइन यानी इसको ग्रामर्स को इस्तेमाल करते हुए ये स्ट्रक्चर बन जाए, व्हाट इज द पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन होगा। Context free grammars do not specify how to parse tree for a given sentence to be the computed, किस तरह से आप उसे कंप्यूट करेंगे। इसका जो है जवाब, या इसका जो है आपका टास्क है, ये आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स नहीं कर सकती। अब इसके लिए क्या करना होगा, देयर इज अ नीड टू स्पेसिफाई एल्गोरिथम्स, तो हमें इसके लिए कुछ एल्गोरिथम को स्पेसिफाई करना होगा, बनाना होगा, that implies these grammars to efficiently प्रोड्यूस द करेक्ट ट्रीज, यानी वो इसी ग्रामर्स का इस्तेमाल करेगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स का इस्तेमाल करे, और फिर हमें एक जो है प्रोड्यूस करे करेक्ट ट्री, जो है उस स्ट्रक्चर्स के लिए मुनासिब ट्री हो, वो हमारी जो है वो उसमें से डिज़ाइन करके दे। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो CKY जो है कॉक सैमी-योंगर जो है एल्गोरिथम्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो बिलोंग करता है स्टैंडर्ड डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच से, और सिंटैक्टिकल पार्सिंग के लिए हम क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो पार्सिंग ट्री एप्लीकेशंस क्या है, कि आखिर ये जो हम जो ट्री डिफाइन कर रहे हैं बच्चों को किस लिए कर रहे हैं, तो इसका पर्पस क्या है और उसकी क्या एप्लीकेशंस होगी, और हम अपने जो है नेचुरल लैंग्वेज के जो डिफरेंट सिनेरियोज हैं उनमें कहाँ ये इस्तेमाल हो सकेगा। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं पार्स फ्री और डायरेक्टली यूजफुल ग्रामर चेकिंग इन द वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है। यानी जैसे आपका है नोट पैड होता है, या आप MS Word इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर एक सेंटेंस को अगर हमें चेक करना हो कि दैट इज इट्स ग्रामर इज करेक्ट और नॉट, क्या इसकी ग्रामर सही है या नहीं है, तो वी हैव टू यूज पार्सिंग ट्रीज। हम पार्सिंग ट्री को इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह से, अगर वो पार्सिंग ट्री जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो ग्रामर उसे एक्सेप्ट कर लेती है और उसका पार्ट से डिफाइन हो जाता है, इट मीन्स ग्रामर इज करेक्ट। अगर वो नहीं होता है, इट मीन्स दैट इज नॉट डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ द ग्रामर्स के मुताबिक डिफाइन नहीं है, लिहाजा वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो यही हमने यहाँ मेंशन किया, डायरेक्टली यूज द ग्रामर चेकिंग इन द वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम। अ सेंटेंस दैट कैन नॉट बी पास, एक सेंटेंस है जो पास नहीं हो पाया, मे हैव द ग्रामेटिकल एरर, तो उसका मतलब है उसमें ग्रामेटिकल एरर्स हैं, और एट लीस्ट इट हार्ड टू रीड, और मुमकिन है कि उसकी वजह से क्या वो रीड करने में प्रॉब्लम हो। तो पार्स ट्री सर्व एज द इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेमेंटिक एनालिसिस, और इससे जो नेक्स्ट हमारा फेस है वो सेमेंटिक एनालिसिस है, कि हाउ कैन वी इंटरप्रेट द वर्ड्स मीनिंग्स, कि हम लोग सेंटेंसेस का जो मतलब है उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकेंगे, वो हमारा नेक्स्ट फेस होगा। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये जो पार्स ट्री है इस वेरी हेल्पफुल है, और ये एक इंटरमीडिएट स्टेज होगा, एक दरमियानी जो स्टेज होगी मीनिंग्स को इंटरप्रेट करने की, उसमें जो है एज अ वर्क करेगा।
Parts 3 plays an important role in applications like the question answering. Question answering में ये हमारे पास important role play करता है. Information extractions और information extractions में भी ये important role play करता है. That is over the last हमारे cases होगा जहाँ पे हम लोग question answering या information extraction से कोई एक जो है वो projects जो है हम बनाएंगे खुद से. तो for example the answering questions. अब यहाँ पर ये हमारे पास एग्जाम्पल हमने प्रेजेंट किया जिसमें लिखा वर्ड बुक्स वर रिटन बाय द ब्रिटिश वुमन ऑथर बिफोर द 18th सेंचुरी. अब ये क्वेश्चन है हाउ कैन वी इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं. तो वी नीड टू नो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस वाज व्हाट बुक्स. अगर आप यहाँ देखें तो इसका जो सब्जेक्ट पार्ट है वो ये है कि हम वर्ड बुक्स और नेक्स्ट है दैट बाय adjunct was the British women's authors to help to figure out the users want a list of the books. और ये हमें जो है कंसर्न कर रहा है कि रिटन बाय द ब्रिटिश वुमेन्स हमें वो लिस्ट ऑफ जो है बुक्स चाहिए दैट इज रिटन बाय द ब्रिटिश वुमेन्स और जिसके जो ऑथर्स है वो क्या है ब्रिटिश वुमेन्स है. अच्छा अगर हम लोग इसको कम्प्लीटली जो है यहाँ से वर्ड बुक्स तक ही देखते हैं और उसके बाद जो उसका एडजंट जो है एडजंट जो है साथ में ब्रिटिश वुमेन्स उसको नहीं देखते तो वी आर कम्प्लीटली इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे एंड वी हैव टू गेट्स ऑथर बुक लिस्ट ऑफ ऑल ऑथर्स बुक्स को क्या करेगा वो डिटेक्ट कर लेगा. तो लिहाजा इससे वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर किसी सेंटेंस के कंप्लीट स्ट्रक्चर को समझना है तो वेयर वी हैव टू इम्प्लीमेंट द पार्ट 3. हम पार्ट 3 की मदद से उसका जो है डिफरेंट पार्ट्स जो है लेक्सिकल क्लासेस की बेस पर उसका एनालिसिस कर सकते हैं और नेक्स्ट जो है वो हम उसको उसी के मुताबिक जो है वो आंसर प्रिपेयर करके यूजर को प्रेजेंट कर सकते हैं. ये तो अब तक हमारा डिस्कशन था कि व्हाट इज द सिंटैक्टिकल पार्सिंग्स क्या चीज़ है और स्ट्रक्चर को हम किस तरह से पास करते हैं. अब जो नेक्स्ट हमारी डिस्कशंस है वो है एम्बिग्यूटीज़ के. वो कौन सी एम्बिग्यूटीज़ हैं जिस तरह से आप लोगों ने देखा था हमने लेक्सिकल क्लासेस लेवलिंग के केस में या पार्ट ऑफ स्पीच में देखा था लेक्सिकल क्लासेस के अंदर या पार्ट ऑफ स्पीच जो क्लासेस लेवलिंग थी उस केस में आपने देखा था कि इफ़ वी हैव अ वर्ड दैट इज़ द बैंक and if the word bank is used in a sentence that is having meanings of the as a noun meanings भी है and noun meaning bank is the edge of the river है और इसी तरह से बैंक is the institute भी होता है. तो लिहाजा अगर हमारे पास एज अ वर्ब है या एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है तो इसको किस तरह से लेबल करेंगे कि नाउन से लेबल करना है या फिर किसी वर्ब से लेबल करना है. दिस इज एम्बिग्यूटीज. तो लिहाजा इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स एम्बिग्यूटीज भी होती है कि कहाँ से जो हमारे पास जो प्रॉपरली जो आपने जो है डिटर्मिनेंट से इसको लेबल करना है किस तरह से करना है. तो इसको हम लोग स्टार्ट लेते हैं और इसके एग्जाम्पल देखते हैं. तो इसी तरह की एम्बिग्यूटीज जैसे आपने पार्ट ऑफ स्पीच में एम्बिग्यूटीज देखी थी कि एक वर्ड्स है दैट इज डेफिनेटली यूज एज अ नाउन एंड द वर्ड्स लेकिन हमें उस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जो है सेंटेंस से देखना था कि ये एज अ नाउन से इस्तेमाल हो रहा है या एज अ वर्ड इस्तेमाल हो रहा है. तो स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटीज क्या होगी. एम्बिग्यूटी इज परहैप्स द मोस्ट ट्रिवियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सिंटैक्टिकल पार्सर्स है. we introduce a new kind of the ambiguities called the structural ambiguities कहलाएगी which arises from the many common use rules in the phrase structure grammars के अंदर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. CFG ग्रामर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर मैनी कॉमन रूल्स है उनकी वजह से हम उसको क्या करते हैं बिल्डअप करते हैं. स्ट्रक्चर एम्बिग्यूटीज क्या है ये सब वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं बच्चों ये आपने इसको याद रखना है. स्ट्रक्चर एम्बिग्यूटीज अकर्स when the grammars can assign the more than one parts to a sentence. यानी अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जो एक से ज्यादा जो है उसके लिए पार्ट्स से डिफाइन हो जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा स्ट्रक्चर एम्बिग्यूटीज कहलाएगा. और इसकी एक एग्जांपल देखते हैं. अगर आप देखें तो जो है फेमस एक जो है ग्रोचो मास्क एनिमल्स क्रैकर्स 1930s का एक है वो ड्रामे का डायलॉग्स है कि वन मॉर्निंग आई शूट एन एलिफेंट इन माय पजामास हाउ ही गेट्स इनटू माय पजामास आई डोंट नो. और अगर हम इसको यहाँ पर आपको इसकी एक छोटी सी जो है वो वीडियो भी दिखाते हैं.
ये शायद यहाँ से चल नहीं रही, इट्स ओके। अब इसको मैनुअली देख लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास अगर आप इसको ट्रांसलेट करें तो वन मॉर्निंग आई शूट एन एलिफेंट इन माय पजामा, तो व्हाट इज दिस एक्सप्लेनेशन, क्या हो सकती है? तो दिस ग्रुप ऑफ मार्क्स वेल नोन लाइन इन द कैप्टन Spalding's in the animals records is ambiguous because the phrase in the pajamas can be the part of the noun phrase headed by the elephants or the part of the word phrase also headed by the shoot. These two analysis of the marks lines using the rules from the, अगर हम लोग जो लेवल 1 में डिफाइन किए ग्रामर्स, तो उसकी मदद से अगर हम इसको देखें तो ये एक मीनिंग्स तो बच्चों इसका ये बनता है। यहाँ पर अगर आप एक देखें इसकी जो स्ट्रक्चर डिफाइन है, सेंटेंस नाउन फ्रेज वर्ड फ्रेज है, प्रोनाउंस है आई, वर्ड में शूट है और वर्ड फ्रेज से नेक्स्ट जो है नाउन फ्रेज, डिटरमिनेंट है एंड्स और नॉमिनल्स में नॉमिनल्स एंड प्रपोजिशंस है इन माय पजामास। तो अगर इसको इंटरप्रेट करके हम देखें तो इसका मीनिंग ये बनता है एलिफेंट इन माय पजामास। और अगर आप यहाँ इसको डिफाइन करते हैं, एक और स्ट्रक्चर डिफाइन है जिसके अंदर क्या है कि सब्जेक्ट्स नाउन फ्रेज वर्ड फ्रेज है, प्रोनाउंस आई है, और उसके बाद अगर वर्ड फ्रेज पे हम देखें इसको तो ये देखें वर्ब में शूट, और इसके बाद नाउन फ्रेज है डिटरमिनेंट एंड एलिफेंट है, और यहाँ पर जो है प्रीपोजिशंस के अंदर ये इन माय पजामास, यानी क्या इसका क्या मतलब, कैप्टन स्पॉल्डिंग डिड द शूटिंग इन हिज पजामास, यानी उस एलिफेंट को जो है वो पजामास के अंदर शूट किया। तो दैट इज हैविंग वेरी जॉली टाइप है, ये बहुत ही जॉक्स टाइप लग रहा है। तो ये जो है डिपेंड करता है कि जी आपने किस तरह से उसको इंटरप्रेट किया है पार्सिंग्स के अंदर, और जो जिस तरह से आपने उसका पार्सिंग स्ट्रक्चर डिफाइन किया है ये आपके उस सिमेंटिक्स को क्या करता है, डिटरमाइन करवाता है। सिमेंटिक्स का मतलब जो है वो हमारे पास मीनिंग की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पर जो अगर आप देखें कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हमारे पास क्या है, प्रपोजिशंस अटैचमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप उसको प्रॉपरली जो है प्रपोजिशन से अटैच कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखें कि आपने उसको जो है वो एलिफेंट से जो है हमारे पास यहाँ पर जो है नॉमिनल्स के बाद जो है आपने नाउन से एलिफेंट इन माय पजामास, और यहाँ पर देखिए वर्ड से है शूट, फिर एलिमेंट हो रहा है, उसे शूट से जो है आपने शूट इन माय पजामास। तो अगर यहाँ पर इसका देखें लिंक्स एलिफेंट इन माय पजामास है, और यहाँ पर जो है इसकी डेफिनेशन बनती है अगर हम देखें तो वर्ड फ्रेज से फर्दर जो है वर्ड फ्रेज, और यहाँ पर जो अटैचमेंट है प्रपोजिशंस की, यहाँ से ये नाउन्स के साथ हमने अटैच किया है, तो वो जो था एलिफेंट्स के इंटरप्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमने इसके वर्ब से किया है, तो वर्ब क्योंकि बच्चों हमारे पास शूट है तो लिहाजा हमने कहा कि शूट इन माय पजामास। तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस तरह से जो है नेक्स्ट जो हमारे पास डॉटर्स आर्टिस्ट में आ रहे हैं उनको किस तरह से हमने उस प्रोडक्शन या रूल के साथ अटैच किया है। तो ये एम्बिग्यूटीज है, आपको उसकी समझ आई कि किस तरह से देखें, अगर आप प्रेपोजिशन से अगर वर्ब से अटैच करते हैं तो आता है कि शूट इन माय पजामास, और अगर आप नाउन से करते हैं तो इट मींस एलिफेंट इन माय पजामास। ये वीडियो है, ये आपको लेक्चर्स में होगी, आप उसको देख लीजिएगा, ये उसी डायलॉग्स का मैंने वीडियोस यहाँ रखा हुआ है। और आगे चलते हैं कि व्हाट इज ये अटैचमेंट एम्बिग्यूटीज क्या होती हैं। तो सर देखिए यहाँ पर सेंटेंस हैज एन अटैचमेंट एम्बिग्यूटीज होगा उसमें, इफ अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी उसका जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे भी केस में हमने देखा प्रेपोजिशंस का था, कैन बी अटैच टू द पार्स ट्री एट मोर देन वन प्लेस, यानी एक से ज्यादा जगह से आपने उसे क्या कर दिया, अटैच हो चुका है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या था, हमारे पास नॉन फ्रेज से भी वो अटैच हो रहा था और वर्ड फ्रेज से भी वो क्या हो रहा था, अटैच हो रहा था। The Grokomar's sentence is example of the prepositions attachment ambiguities का ये examples है। Various kinds of the adverbial phrases are also subject to this kind of the ambiguities है। लिहाजा बहुत सारे adverbial phrases हैं जिसमें क्या होता है, subject to this kind of ambiguities, उनके अंदर इस तरह की जो है ambiguities exist करती है। For instance यहाँ पर अगर आप देखें, the following example is the gerundive जो है verb phrase to test can be the part of the gerundive जो है sentence whose the subject is to, it fills towers, or it can be the adjunct modifying the word phrase headed by the sa। या तो ये हम सा से रेलिवेंट है या फिर ये क्या होता है, ईफल टावर से है। अगर आप सेंटेंस पे जरा गौर करें, वी सा द एफल टावर फ्लाई टू पेरिस,
अब आप देखिए इसमें ये अगर इसमें एम्बिग्यूइटीज ये है कि इफ वी सा द एफिल टावर्स और फ्लाई टू पेरिस जो है वो क्या इससे रिलेवेंट है या जो है वो इफिल टावर्स फ्लाई टू पेरिस है, ये दोनों में जो है एम्बिग्यूइटीज आ रही है कि ये जो फ्लाई टू पेरिस है ये पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो इनमें से किसके साथ रिलेट कर रहा है। तो इस तरह की जो हमारे पास एम्बिग्यूइटीज होती हैं वी हैंडल सीना स्ट्रक्चरल पार्सिंग्स के लिए अंदर उसको हैंडल करना होता है और उसके लिए फिर हमें डिफरेंट जो है वो एल्गोरिथम्स डिज़ाइन करने हैं ताकि इस एम्बिग्यूइटीज को रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशंस एम्बिग्यूइटीज, और कोऑर्डिनेशंस के वर्ड से आप फेमिलियर हो चुके हैं। कोऑर्डिनेशंस मींस ये एक एग्जैक्ट जो हमारे पास डिफरेंट वर्ड सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है। अच्छा, माइक तो लगाया हुआ है मैंने और माइक ऑन भी है। ओके, असल में इंटरनेट जो है थोड़ा सा है मसला, स्लो है, लेकिन वो मेरा रिकॉर्डिंग में शायद ठीक आ रही हो, उसको आप देख लीजिएगा वहां से। अब आवाज कैसे आ रही है? चलो ठीक है सर। अब आवाज कैसी आ रही है? हेलो जी सर अब सही आई है, अब सही आई। चले ठीक है ठीक सर, ये आवाज ठीक आ अब रही सही है। आई है सर। ठीक है। इन कोऑर्डिनेशन एम्बिग्यूटी से डिफरेंट सेट ऑफ द फ्रेजेस कैन बी कंजॉइंट्स हैं, यानी जोड़ा जाता है बाय कंजक्शंस की मदद से, जैसे लाइक एंड है। तो इस केस में क्या होता है कि हमें देखना होता है कि जी जो वर्ड्स जो है कंजक्शन हुई है उन्हें जोड़ा गया है उनमें जो है वो किस तरह से किस से जो है उसके साथ बिलोंग कर रहे हैं। जैसे अगर एग्जांपल देंगे द फ्रेज ओल्ड मैन एंड द वुमेन, अब ये एक हमारे पास फ्रेज है ओल्ड मैन एंड वुमन, कैन बी ब्रैकेट एज ओल्ड, और उसके बाद देखिए मैन है एंड द वुमेन, रेफरिंग टू, या तो ये आप इस तरह से इसको रेफर करेंगे, आपका जो ट्री होगा ओल्ड मैन और नेक्स्ट आपके पास एंड है और ओल्ड वुमेन है। जनरल जो हमारे पास सेंस होती है वो यही होता है कि अगर आपने आगाज में ओल्ड लगा दिया ओल्ड मैन एंड वुमेन, तो अंडरस्टूड बात है कि हमारे पास क्या होगा कि दिस ओल्ड जो है हैविंग इम्पैक्ट ऑन द मैन एंड एज वेल एज द वुमेन्स पे होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास सिस्टम में जो है वो पार्सिंग सिस्टम है और उसमें क्या होगा वो पार्स करेगा, तो जब वो पार्स करेगा तो वो इस ओल्ड मैन को ओल्ड मैन कहेगा, और जबकि जो वुमेन्स होगा इसको साथ जो होगा वो एज अ ओल्ड को रिलेट नहीं करेगा। तो इस केस के अंदर क्या होगा, या तो ओल्ड मैन एंड द वुमेन्स इस तरह की हमें पार्सिंग्स मिलेगी, इन विच केस इट इज ओनली द मैन बट द ओल्ड। इस केस में क्या होगा कि मैंस क्या है सिर्फ ओल्ड है। तो इस तरह की जो एम्बिग्यूटीज होती है इसको हम कोऑर्डिनेशन एम्बिग्यूटीज कहते हैं कि हमारे पास जो फिक्रे जो है आपस में कंजॉइंट हुए हैं एंड की मदद से और की मदद से या किसी एक और किसी भी कंजॉइंट जो है वर्ड की मदद से, तो उसका इम्पैक्ट हमें देखना होता है कि अगर उससे पहले कुछ जो है एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स वगैरह इस्तेमाल हुए हैं तो उससे जो नेक्स्ट अगर नाउन इस्तेमाल हो रहा है तो क्या उसके ऊपर उसकी जो है इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरह की भी एम्बिग्यूटीज को हम जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे, हैंडल करेंगे। तो लिहाजा दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटीज है। वन इज अटैचमेंट एम्बिग्यूटीज के हमारे पास जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को किससे अटैच करना है और वो प्रॉपर जो सेंस देगा या जो मीनिंग्स देगा वो नाउन फ्रेज के साथ देता है, वर्ब फ्रेज के साथ देता है, या इसमें और फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकती है, तो वो डिपेंड करता है। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन एम्बिग्यूटीज है कि अगर अल्फाज को जो है वो सेंटेंसेस को मिलाया गया है किसी कंजॉइंट जो है वर्ड्स की मदद से, तो उस केस के अंदर जो है उसका कैसे असरअंदाज होगा एंड के बाद वाले पे और एंड से पहले वाले। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एक्चुअल जो पार्सिंग एल्गोरिथम्स है। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ आप लोगों को कि CKY रिकॉग्निशंस क्या चीज़ है, और उसमें आपको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले डायनामिक प्रोग्रामिंग से हमने बुक्स में अब तक जो है वो दो तरह के एल्गोरिथम्स को डिस्कस किया है, जिसमें हमने डायनामिक्स प्रोग्रामिंग्स को अप्लाइड होते देखा, मिनिमम एडिट डिस्टेंस को कैलकुलेट करके देखा था। इसी तरह से जो है विटरबरी एल्गोरिथम्स जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, और फॉरवर्ड जो है एल्गोरिथम्स है, तो ये सारे जो है डायनामिक प्रोग्रामिंग्स है। इनमें एक चीज़ आपको रिमेंबर्स करनी है, रिकॉल करवाने हैं दोबारा से कि डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच में होता है कि सिस्टमेटिकली फिल इन द टेबल ऑफ द सॉल्यूशंस टू द सब प्रोग्राम्स
कि हम लोग एक टेबल्स के अंदर क्या करते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ द सब प्रोग्राम्स को जो है फिल करते हैं। व्हेन कंप्लीट द टेबल से वो कंप्लीट हो जाता है टेबल द सॉल्यूशंस टू द ऑल सब प्रोग्राम्स नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अ होल। तब हम जो उसका सॉल्यूशन होता है वो तमाम सब प्रॉब्लम से जो आउटपुट आती है उसकी बेस पे क्या करते हैं, फाइनलाइज करते हैं। इन द केस ऑफ द सिंथेटिकल पार्सिंग्स these सब जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं रिप्रेजेंट पार्स ट्रीज फॉर द ऑल ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स डिटेक्टेड इन द इनपुट है। तो इसका यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉब्लम ये होगा कि हमारे पास जो है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिटेक्टेड है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, वही हमारे लेक्सिकल्स हैं, जैसे हमारे पास नाउन फ्रेज है, सिंपल सेंटेंस है, वर्ब फ्रेज है, या हमारे पास डिटर्मिनेंट है, या हमारे पास एडवर्ब्स है, और इसी तरह से जो है हमारे पास प्रेपोजिशंस है। तो ये जो हमारे पास हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनकी मदद से हमने क्या करना है, इसको फिल करना है। और वो किस तरह से फिल करेंगे ये आगे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको आइडिया ये होना चाहिए कि जो हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, स्टार्टिंग हमारा पास सेंटेंस है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो उसको नाउन फ्रेज एंड द वर्ब फ्रेज में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। इस तरह से नाउन फ्रेज को नेक्स्ट जो है हमने डिटर्मिनेंट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो है इनको हम लोग क्या करेंगे, दैट इज फिल विद द टेबल्स। हम ये टेबल्स के अंदर फिल करेंगे और प्रॉपरली लेबल करेंगे कि ये जो हमारे पास पार्सिंग ट्री स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बन रहा है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो यहाँ चीज़ है कि हमें इस जो है हमारे पास CKY एल्गोरिथम्स की जो रिक्वायरमेंट है बच्चों, वो ये है कि हमारे पास जो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स है दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द CNF। CNF जो है हमारे पास शुम्स के जो नॉर्मल फॉर्म्स है, तो इसके अंदर इसे सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है। अब ये ग्रामर्स क्या है, इसके क्या रूल्स हैं, और इसे वन बाय वन एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, कन्वर्जन थ्रू द चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म्स द ग्रामर्स इन द CNF। अब मैं इसे CNF कहूँगा, अब आपको पता चल चुका है। और रिस्ट्रिक्टेड टू द रूल्स ऑफ द फॉर्म्स, यहाँ पर हमारे पास दो रूल्स हैं इसके फेमस, वो ये कि नॉन टर्मिनल्स that is rewritable with the non-terminals and that should be the two on the right sides. It means the binary, यानी कि हमारे पास जो रीराइटेबल्स जो हमारे पास रूल्स होंगे उनमें ये होगा कि यहाँ हमारे पास टर्मिनल्स हों और सॉरी नॉन टर्मिनल्स हों, और वो हों भी दो, यानी मोर देन टू नहीं होने चाहिए। ये हमारे पास इस पर रिस्ट्रिक्शंस है। और जो है नेक्स्ट ये है कि हमारे पास जो नॉन टर्मिनल्स है दैट शुड बी रीराइट विद द लेक्सिकल्स वर्ड्स के साथ होगा, और वो वर्ड्स क्या होगा, इधर सिंगल वर्ड्स होगा। अब इन रूल्स को मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया इन टेक्सुअल फॉर्म में, उसको पढ़ लेते हैं। द राइट हैंड साइड ऑफ द ईच रूल मस्ट एक्सपेंड आइदर टू टू नॉन टर्मिनल्स, या तो वो दो नॉन टर्मिनल्स से क्या होनी चाहिए, एक्सपेंड होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, और इन द सिंगल टर्मिनल, या फिर एक सिंगल टर्मिनल होगा। और आप लोगों को पता है ये जो टर्मिनल होता है सिंगल, इसको हम लेक्सिकॉन्स भी कहते हैं, लेक्सिकॉन रूल्स। तो ये सिंगल वही वर्ड्स होते हैं, लेक्सिकॉन वर्ड्स रूल्स मीन्स वर्ड्स। जैसे हमारे पास यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ नहीं DT लिखा, डिटर्मिनेंट दैट इज एक्सपेंशन थी, मैंने उसको यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है D और A। तो ये जो है, तो यहाँ पर सिंगल, और ये भी मैंने दो लिख दी, इट्स रॉन्ग, वी हैव टू जस्ट राइट ऑन द सिंगल द डिटर्मिनेंट। और यहाँ पर ये हमारा दूसरा रूल है। और अगर हमारे पास जो है ये जो पहला रूल है, इसमें ये है जैसे अगर सेंटेंस है दैट इज एक्सपेंशन है, इसकी प्रोडक्शंस क्या होगी, नेक्स्ट हमने नाउन फ्रेज एंड द वर्ब फ्रेज रखा हुआ है। तो ये दो होनी चाहिए, थर्ड नहीं होना चाहिए, यानी प्रेपोजिशन भी है, नेक्स्ट मैंने ऑरिंग की हुई है, और आगे नेक्स्ट जो है ना मैंने जो है एडवर्ब्स लिखा हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए, इट्स रॉन्ग। ओनली टू, सिर्फ दो जो है वो नॉन टर्मिनल्स आप उसको एक्सपेंशन में दे सकते हैं, दैट इज द रूल ऑफ द चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का ये रूल है। या फिर ये होगा कि जस्ट ओनली यू हैव टू प्लेस द सिंगल लेक्सिकॉन दैट इज द वर्ड। एक्चुअली आपको पता है कि ये लेक्सिकॉन हमारे क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। तो अभी ये मैं एग्जांपल्स में बहुत अच्छा आपको ये एक्सप्लेन भी करूँगा, आप उसको साथ में हल भी करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए मेरे पास जो है वो रिमेंबर रिस्ट्रिक्टिंग ग्रामर्स टू द CNF क्या होगा, डज नॉट लीड टू एनी लॉस ऑफ द एक्सप्रेसिवनेस में, यानी यहाँ से इस तरह से बदलाव करने में आपके ऊपर जो है वो कोई ऐसा डिसएडवांटेज नहीं होता, कोई पुअर इम्पैक्ट नहीं होता हमारी ग्रामर्स के ऊपर। सो एनी द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द करस्पॉन्डिंग द CNF ग्रामर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट एग्जैक्टली द सेम सेट ऑफ द स्ट्रिंग्स, सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स रहते हैं, एंड ओरिजिनल ग्रामर भी क्या रहती है, अपने कॉम्पैक्ट यानी करेक्ट फॉर्म के अंदर कायम रहती है।
तो लेट स्टार्ट कन्वर्जन टू द CFG टू CNF, जो हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे और वो रूल्स क्या हैं और उसकी एप्लीकेशंस किस तरह है। तो मेरे यहाँ पर आपको एग्जांपल के साथ बच्चों समझा रहा हूँ। देखिए, रूल्स दैट मिक्स द टर्मिनल विद द नॉन टर्मिनल्स ऑन द राइट साइड। अब एक प्रॉब्लम वहाँ होगा जहाँ पर आपके जो रूल्स होंगे वो मिक्स हों, यानी टर्मिनल्स के और नॉन टर्मिनल्स के। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जी हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है सपोज नाउन फ्रेज that is rewritable with the noun, and next we have to define the nouns, suppose book, another is the nominal. So this is the mixed rules. Here we have to place the, आपने यहाँ पर lexical rules भी देख लिया, यहाँ पर जो है नॉन टर्मिनल्स भी हमारे पास हैं। तो इस तरह में जो प्रॉब्लम होगा वो हमारे रूल 1 से बिलोंग करेगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं नेक्स्ट स्लाइड से आपको दिखाता हूँ। रूल नंबर 2 को जरा समझ लीजिए। रूल नंबर 2 दैट हैव अ सिंगल नॉन टर्मिनल ऑन द राइट हैंड साइड, कि आपके पास ये केस है जहाँ पर आपके पास सिंगल नॉन टर्मिनल है। जैसे हमने यहाँ पे नाउन फ्रेज एंड नेक्स्ट है ये नाउन दिया हुआ है, दिस इज द सिंगल। तो ये जो है इस केस में हम क्या करेंगे, इसको किस तरह से ओवरकम करेंगे। और नेक्स्ट है रूल 3 इन विच द लेंथ ऑफ द राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन 2, यानी हमारे पास जो राइट साइड पे जो है नॉन टर्मिनल्स हैं उनकी तादाद 2 से ज़्यादा है। अब अगर आप यहाँ देखिए हमारे पास इसके एक एग्जांपल बनाते हैं, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, और इसी तरह से अगर हम वर्ब फ्रेज में नॉन फ्रेज में ही देख लेते हैं तो वही है जैसे हमने इसमें दिखाया कि जी आपकी नॉन फ्रेज है, प्रेपोजिशंस हो सकती है, और इन जो है हमारे पास क्या है इसमें नॉमिनल है। तो ये मोर देन 3 प्रोडक्शन है यहाँ पर, लिहाजा ये भी हमारे पास क्या होगा, इसका प्रॉब्लम है। हाउ कैन वी सॉल्व इट, तो हम देखते हैं। तो पहला देखिए, द रेमेडी फॉर द रूल्स केस 1, जो हमने रूल 1 में देखा अभी, that mix the terminal and the non-terminal is to simply introduce a new dummy non-terminal। यहाँ पर हम एक न्यू डमी टर्मिनल्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। न्यू डमी नॉन टर्मिनल्स क्या है, यहाँ अगर आप देखिए इस एग्जांपल्स के अंदर आपके पास क्या था, इन्फिनेटिव जो है वर्ब फ्रेज था, आपने इसको टू दैट इज लेक्सिकल जो है आपके पास है, लेक्सिकॉन्स है, और इसमें वर्ब फ्रेज था। वुड बी रिप्लेस बाय द 2 रूल्स, इसको आप रिप्लेस करेंगे 2 रूल से। यहाँ पर आपने एक डमी जो है इंट्रोड्यूस करवाया नॉन टर्मिनल्स TO2 से, और देन आप उस TO2 के रिप्लेसमेंट में क्या दिया, लेक्सिकॉन दिया, लेक्सिकॉन दे दिया, दैट इज द वर्ल्ड है, और वो वर्ल्ड क्या है बच्चों, 2 है। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ दिस द प्रॉब्लम। फिर से मैं इसे रिवाइज करता हूँ, जरा देख लें। द रेमेडी फॉर द रूल्स केस 1 that mix the terminals and the non-terminals is to simply introduce the new dummy non-terminals आप introduce करवाएंगे, that covers only the original terminals, जो original terminals को क्या करेगा, cover कर लेगा। For a rule for the infinitive verb phrase था, such as infinitive verb phrase, और आपने उसके यहाँ पर क्या था, आपके पास एक लेक्सिकॉन 2 है और एक नॉन टर्मिनल वर्ब है। तो आपने इसको जो है सॉल्व करना था, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास रूल ये है कि दोनों नॉन टर्मिनल ही होने चाहिए। तो हमने एक डमी दिया और डमी का नाम जो है वो TO2 बड़े से लिख लिया, और इसके साथ वर्ड है, और इसके लिए जो है हमने नेक्स्ट जो रीराइट किया इसको विद दी लेक्सिकॉन एक्चुअल जो था TO2 से इसको कर दिया। दैट इज सेटिस्फाइड द रूल्स। तो ये हमारे फर्स्ट रूल्स का क्या बच्चों सोल्यूशन बन रहा है। नेक्स्ट है रूल्स विद द सिंगल नॉन टर्मिनल ऑन द राइट। अगर आपके पास सिंगल नॉन टर्मिनल है ऑन द राइट साइड्स पे एंड आर कॉल्ड द यूनिट प्रोडक्शंस, इसको हम यूनिट प्रोडक्शंस भी कहते हैं। अगर आप यहाँ इस एग्जांपल्स में देखते हैं हमारे पास, ये हमारे पास देखें यहाँ पर एक ये स्टार ग्रामर है, इसमें x एंड y, और नेक्स्ट x डेट इज a, तो ओके है, ये तो ओके है। इसके बाद देखें y to g, और द b है, ये हमारे पास है। इसी तरह से यहाँ अगर आप इसमें देखें m और n के केस में देखें तो यहाँ पर ये हमारा प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है कि m इज अ नॉन टर्मिनल एंड दैट इज रीराइट विद द नॉन टर्मिनल्स, प्रोडक्शन है n। तो हाउ कैन वी सॉल्व इट, तो इसका सॉल्यूशन अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें इसको एलिमिनेट करना होता है। कुछ जो हमारे पास जो है
नॉन टर्मिनल्स को, तो यहाँ पर देखें ये तो सेम एज चीज़ आ गया और यहाँ पर ये भी सेम एज चीज़ आ गया। और अगर आप यहाँ देखें तो ये भी प्रॉब्लम्स है हमारे पास। तो वाई डेट इज नाउ रिप्लेस विद द ए और द बी, डेट इज द सॉल्यूशंस। अब हमने इसमें देखना होता है कि कौन से नॉन टर्मिनल्स को जो है वो हम इसमें एलिमिनेट कर दें और हम लोग प्रॉपरली इसको डायरेक्ट जो है वो किसी लेक्सिकॉन के साथ क्या करें, रीराइट कर दें। तो अगर y देखें z है और z के बाद अगर आप देखें या इसमें b था यहाँ पर और z जो है एक्चुअली जो है वो रीराइट m है और m रीराइट n है और n रीराइट क्या आ रहा था, a आ रहा था। तो आपने देखा इस चेन के अंदर क्या था कि अगर हमारे पास z है और z जो है रीराइटेबल विद m और m को अगर आप देखें दैट इज रीराइटेबल विद n और n जो है रीराइटेबल विद a है। अगर हम इन सब को एलिमिनेट कर दें बच्चों और यहाँ से इसी a को जो है वो इस y के साथ ले लें यानी z वाली जगह पे, यानी दैट इज रीराइट विद a और b, तो ये जो हमारे पास चेन थी हमारे पास जहाँ पर हमारे पास जो है वो सिंगल नॉन टर्मिनल की ज़रूरत पड़ रही थी, तो वो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली जो है वो यहाँ से ही क्या कर सकेंगे, इसको रीराइट कर सकेंगे। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें वी कैन एलिमिनेट, यानी हम वहाँ से इसको रिमूव करेंगे यूनिट प्रोडक्शन बाय रीराइटिंग द राइट हैंड साइड, के राइट हैंड साइड को रीराइट कर सकें ऑफ द ओरिजिनल रूल्स के साथ विद द राइट हैंड साइड ऑफ ऑल द नॉन जो है नॉन यूनिट प्रोडक्शन रूल्स के साथ, दैट इज अल्टीमेटली लीड टू, और अल्टीमेटली वो उसी को ही क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। अगर आप देखें यहाँ इस केस के अंदर z दैट इज लीड टू द m लीड्स टू द n लीड्स टू द a, so it means so we have to simply place here the a, so actually तो y क्या होगा, ऑटोमेटिकली लीड करने लगेगा a को, क्योंकि वो सारी जो चेन थी उनके अंदर क्या आ रहा था, हमारे पास सिंगल नॉन टर्मिनल्स आगे रीराइट हो रहा था, तो लिहाजा उसको मैं एलिमिनेट करेंगे। दिस इज द रूल नंबर 2 था हमारा, और रिक्वायरमेंट थी हमारी किसकी, इस एल्गोरिथम्स की, कि हमें इस तरह का जो है वो उसको जो है चॉम्स्की फॉर्म्स के अंदर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसको यहाँ से एलिमिनेट किया जाए। तो इफ ए जो है हमारे पास क्या है, दैट इज प्रोडक्शन बी कर रहा है या रीराइट बी है बाय द चेन ऑफ द वन और द मोर यूनिट प्रोडक्शन है, एंड द बी जो है वो क्या है, रीराइट कर रहा है जी इज अ नॉन यूनिट प्रोडक्शन इन आवर ग्रामर, देन वी ए, यानी आप जो बी जो इसमें दरमियान में आ रहा था बच्चों, बी जो प्रोडक्शन आ रही थी इसको हम लोग एलिमिनेट कर रहे थे उसके अंदर, और हम डायरेक्ट ए को से उसके लेक्सिकॉन जी से जो है वो अटैच कर रहे हैं, तो लिहाजा ये है देन वी ऐड ए रीराइट विद जी फॉर द ईच सच अ रूल इन द ग्रामर एंड डिस्कार्ड ऑल द इंटरवेनिंग यूनिट प्रोडक्शन, और उसके दरमियानी जो इंटरविंग जो हमारे यूनिट प्रोडक्शन है उसके वहाँ से क्या कर रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो उम्मीद है इसकी रूल की भी आपको समझ आ चुकी होगी, एग्जाम्पल्स मैंने साथ में जोड़ दिए और आपको समझा भी दिया है। अब हम रूल नंबर 3 पे चलते हैं। अब केस नंबर 3 देखिए जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था बच्चों, ये था कि राइट हैंड साइड्स आर लार्जर देन द टू नॉन टर्मिनल्स, यानी उसकी जो है आर नॉर्मलाइज्ड थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू नॉन टर्मिनल दैट spread the longer sequence over the several new rules. Formally, if we have rules like A रीराइट B, C है उसमें आप गैमा साथ में हमने दिया है, गैमा इज अ न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ द, हमारे पास होगा एक गिमी टाइप समझ लें। इसमें क्या होगा कि इसको हम दोबारा से लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे नॉन टर्मिनल्स, और दोबारा से बाकी जो होंगे रूल्स को वहाँ पर उसके साथ राइट डाउन करेंगे। इसी का एग्जाम्पल को आप जरा पहले से देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए हमारा सेंटेंस है रीराइट है एक्सिलरी नाउन फ्रेज इन द वर्ड फ्रेज, और अगर आप यहाँ देखें तो वी इंट्रोड्यूस अ न्यू नॉन टर्मिनल x1, और x1 को नेक्स्ट नीचे वी रीराइट किया बच्चों हमने x1 दैट इज द रीराइट विद द एक्सिलरी एंड द नाउन फ्रेज। तो ऑब्वियसली आपको समझ आ चुकी होगी कि हमने एक न्यू जो है प्रोडक्शन यहाँ पर दी है आपको, और उसमें हमने क्या किया, एक जो है नॉन टर्मिनल जो है वो न्यू इंट्रोडक्शन दी, ताकि हम जो उसका ये जो दोनों रूल्स थे यहाँ से यहाँ से उठा लें और इनको एक रीराइट करें न्यू, ताकि हमारा जो वो कॉन्स्टेंट्स है उसको फिलफिल कर सकें। तो अब हम इसको टेक्निकली देखते हैं कि किस तरह से, वी प्लेस द लेफ्ट मोस्ट पेयर ऑफ द लेफ्ट मोस्ट, ये लेफ्ट मोस्ट था, यानी आप इन दोनों को ना करिएगा, यहाँ पर रूल ये कहता है कि एक्सिलरी एंड द नॉन फ्रेज लेफ्ट मोस्ट में ये बन रहे हैं दोनों।
विद अ न्यू नॉन टर्मिनल्स, आप एक न्यू नॉन टर्मिनल के साथ इसे रिप्लेस करेंगे। इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्शन रिजल्ट्स, और आप न्यू प्रोडक्शन के रिजल्ट्स एंड द फॉलोइंग न्यू रूल्स की मदद से देंगे। जैसे यहाँ देखिए ए is a non-terminal, rewrites हुआ एक प्रोडक्शन x1 and the gamma, और नेक्स्ट क्या हुआ x1 is equal to bc. In the case of the longer right hand sides, कि अगर आपकी राइट साइड जो है वो लॉन्गर है, we simply actuate this process until the openings rules has been replaced by the rules of the length 2 तक ना पहुंचे। ये भी तो 3 यहाँ पर रिजल्ट हुए हैं, तो अगर 5 हो तो सेम रूल चलेगा, लेफ्ट से आप स्टार्ट लेंगे, लेफ्ट से आप 2 बाई जो है ना 2 को आप लेते जाएंगे until ये वी हैव ओनली द बाइनरी सी जो है वो आपके पास जो है उसकी जो है नॉन टर्मिनल्स ऑन द राइट साइड रहेगी। दिस इज केस नंबर 3 से जो है उसका रेक्टिफिकेशन से हमारे पास तो उसका जो है सॉल्यूशंस है। तो here in this slides I summarize whole discussions for conversions to the context-free grammars to Chomsky normal forms, copy all the conforming rules to the new grammars unchanged। वैसे के वैसे सारे रूल्स जो हैं वो नेक्स्ट ले जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, कन्वर्ट द टर्मिनल्स विद इन द रूल्स टू डमी नॉन टर्मिनल्स। टर्मिनल्स को नॉन डमी टर्मिनल्स के साथ क्या करेंगे, रिप्लेस करते हैं। कन्वर्ट द यूनिट प्रोडक्शंस, फिर हम यूनिट प्रोडक्शन देखते हैं, ये रूल नंबर 2 था हमारा। और मेक्स लास्ट में क्या था, वी हैव टू डिफाइन द बाइनरी रूल्स, यानी जो हमारे नॉन टर्मिनल्स हैं वो राइट साइड पे अगर रहे तो वो क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए, नॉट मोर देन 2। ये एग्जांपल है कन्वर्जन सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू जो है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म्स में आपके सामने है। यहाँ पर ग्रामर 1 है जिसके अंदर रूल्स डिफाइन हैं, और फिर हमने इसी ग्रामर्स को जो है वो कन्वर्ट किया है किसके अंदर, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म्स के अंदर किया है। तो अगर आप यहाँ इनके रूल देखें, यहाँ पर क्या रूल था, सेंटेंस दैट इज द रीराइट नॉन फ्रेज इन द वर्ब फ्रेज, और इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म्स में क्या हुआ, एज इट इज वैसे रहा। यहाँ देखिए आप नॉन फ्रेज इन द वर्ब फ्रेज है। अच्छा, ये सेकंड अगर आप जो रूल्स है उसको अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 नॉन टर्मिनल्स जो हैं वो ऑन द राइट साइड्स हैं, तो लिहाजा अब इसको हमें जो है रेक्टिफाई करना होगा, इसको दुरुस्ती करनी होगी। वो किस तरह से करेंगे, अब यहाँ देखिए तो ये x1 है, दैट इज लेफ्ट मोस्ट कौन से बन रहे हैं, ये एक्सिलरी एंड द नॉन फ्रेज था। तो हमने एक x1 जो है वो न्यू नॉन टर्मिनल्स को इंट्रोड्यूस करवाया और फिर से इसको रीराइट किया, न्यू प्रोडक्शन x1 दैट इज नाउ प्रेजेंटिंग द एक्सिलरी एंड द नॉन फ्रेज के साथ उसको रीराइट किया प्रोडक्शन को। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें हमारे पास जो है सेंटेंस और ये हमारे पास है वर्ब फ्रेज, और यहाँ पर देखिए अब सेंटेंस है, और ये हमारे पास आगे लेक्सिकॉन्स रूल्स हैं। इन्हें बच्चों हम लोग कहते हैं लेक्सिकॉन रूल्स, और जो ऊपर थे हमारे पास ये हमारे पास सिंटैक्टिकल रूल्स कहलाते हैं। सिंटैक्टिकल रूल्स कहलाते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल्स में भी मैंने यूज करूँगा। तो ये जो इससे रेलिवेंट ये वाला रूल जो सिर्फ है, और ये जो है ये सिंटैक्टिकल से आ रहा है। ये देखें अब सेंटेंस वर्ब नाउन फ्रेज, और इसमें देखिए अगर आपके पास मोर देन थे वो जो इसमें आप तमाम रूल्स प्रेजेंट नहीं हुए, उनकी डिफरेंट टाइप की वर्ब एंड नॉन फ्रेज था, तो यहाँ x2 प्रेजेंट हुआ साथ में, और ये जो हमारे पास x2 का जो है यहाँ पे सोल्यूशन आपको शो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर वी हैव टू पार्शली जो है आपको ये चीज़ें शो करवानी। तो लिहाजा आपको उसकी समझ आ चुकी होगी इस रूल्स को हमने किस तरह से डिफाइन किया, और इस तरह से हमारे पास लेक्सिकॉन्स भी किस तरह से डिफाइन होते हैं। ये हम हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं। तो सबसे पहले इस एल्गोरिथम्स को हम डिफाइन करते हैं कि ये एल्गोरिथम वर्कआउट कैसे करता है। तो मैं चाहूँगा कि इसकी डिस्कशन से पहले जो है मैं आपको एक वर्क एग्जाम्पल्स को ज़रा समझा लूँ। तो हियर स्टूडेंट्स वी हैव अ सेंटेंस, द फ्लाइट इंक्लूड्स अ मील। बच्चों ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल ये कहती है कि ये एक सेंटेंस है, द फ्लाइट इंक्लूड्स अ मील। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको CKY के अंदर जो है इसको मदद से जो है इसका स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट्स डिफाइन करना है। ये किस तरह से बनेगा, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि वी हैव टू डिफाइन सब टेबल जो है हमें डिफाइन करना होगा, लेकिन उससे पहले जो है वी आर रिक्वायरिंग ऑफ ग्रामर, हमें चाहिए CFG ग्रामर यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। और ये एक छोटी सी ग्रामर्स है जो हमने इस सेंटेंस को जो है वैलिडेट करने के लिए डिफाइन की है। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास सिंटैक्टिकल ग्रामर्स रूल्स हैं। सिंटैक्टिकल ग्रामर्स रूल्स में अगर आप देखें तो सेंटेंस गेट रीराइट विद अ नाउन एंड द वर्ब फ्रेज, एंड द नेक्स्ट इज अ नाउन फ्रेज दैट
डिटर्मिनेंट एंड द नाउन्स के साथ रीराइट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा थर्ड रूल ये कहता है कि वर्ब फ्रेज जो है दैट कैन बी रीराइट विद द वर्ब एंड द नाउन फ्रेज है। इसी तरह से लेक्सिकल रूल्स हैं दैट इज रेलिवेंट टू द वर्ड्स हैं कि वर्ब दैट इज रीराइट विद द इंक्लूड्स एंड डिटर्मिनेंट दैट इज रीराइट विद द दी एंड द determinants rewrite with the a and the nouns that is rewrite with the meal and the noun rewrite with the flight. That is the fundamental requirement है हमारी नंबर 1। और ये जो है इस वक्त जो CFG है that is converted into the चॉम्स्की CNF चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है और ये हमारे पास रेडी है टू यूज इन डिफाइनिंग द स्ट्रक्चरल जो है पार्सिंग ट्री को डिफाइन करने के लिए। तो इस वक्त जो ये किस फॉर्म में है बच्चों, ये इस वक्त जो है CNF फॉर्म के अंदर है। और आप लोगों ने देखा कि ऑन द राइट साइड इफ द टर्मिनल्स एग्जिस्ट ओनली द टू and in case of the lexicon there is a single lexicon existing on the right side. So that is fulfilling the requirement of the CKY जो है हमारे पास एल्गोरिथम को ये जो है CNF जो है फिलफिल कर रही है। तो लिहाजा आप इसके एप्लीकेशन देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो है ये देखिए आपने ये करना है इस एल्गोरिथम्स के अंदर के जो आपके पास सेंटेंस है तो उसके स्टार्टिंग में आपने U0 लगाना है, नेक्स्ट वर्ड से पहले 1 2 एंड 3 4 और लास्ट में 5 प्लेस कर लेना है। और ये अगर आप नीचे देखेंगे तो हमने प्लेस कर दिया है। Labeling with the 0, labeling the next word with the 1, next is the 2, next is the 3, next is the 4th और ये लास्ट वर्ड है और इसके आगे आपने 5th लिख देना। दिस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। ये हमारी इंडेक्सिंग हो गई किसी भी सेंटेंस को। नेक्स्ट वी आर रिक्वायरिंग नेक्स्ट जो है हमारे पास बच्चों एक हमें अरे चाहिए या हम उसको टेबल कहते हैं। और टेबल्स का जो हमारी लेंथ होगी वो होगी टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास सेंटेंस है और वो इस वक्त क्या है 5 है। तो लिहाजा वी आर रिक्वायरिंग 5 by 5 अरे कह लें या इसको टेबल्स हमें रिक्वायरमेंट है वो वी हैव टू डिफाइन है और वो हमने यहाँ पर क्या कर लिया डिफाइन कर लिया। अच्छा नेक्स्ट जो मरला है वो ये होता है कि इस टेबल्स को हाउ कैन वी लेबल्स। तो आपने सबसे पहले इसकी लेबलिंग स्टार्ट करनी है वर्टिकली। यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है 0 नेक्स्ट 1 2 3 4 और ये तो हमारे कॉलम्स हो गए और ये हमारी जो रो में सॉरी ये हमारी रोज हो गई। और अब हम कॉलम्स को लेबल करेंगे। कॉलम हमारा 1 2 3 4 5। अच्छा हाउ कैन वी प्लेस हियर, यहाँ पर हमने अब एंट्रीज कैसे करनी है इसको ज़रा आप समझ लेंगे। ये जो हमारे पास देखें दी गई जो हमारे पास स्कोप है हाउ वेयर वी हैव टू प्लेस इन टेबल्स, किस सेल्स के अंदर इसको प्लेस करना है। तो यहाँ से हमारा ये जो है ये देखें ये जो दी है that is actually to be placed on an index that is a 0,1 that is indicating it's a range 0 and that is 1। तो 0,1 क्या होता है आप लोगों को पता है कि ये जो हमारे पास इस वक्त ये सेल है that is a 0,1 है और ये सेल क्या है वो 0,2 है यानी रो 0 है और कॉलम 2 हो गया। और नेक्स्ट ये क्या है 0 रो एंड थर्ड कॉलम्स है। इसी तरह से बच्चों ये जो नेक्स्ट वाला है 0,4 है। इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो 0,5 है। इसी तरह से अब आप नेक्स्ट अगर रो पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है। इसी तरह से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है। अब आपको समझ आ गई। तो यहाँ से हमें इंडिकेट होता है कि ये जो हमारे पास इस वक्त हमारा वर्ड है इसे हमें जो इसका रेलिवेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट उसे कहाँ पे प्लेस करना है। तो ये आ रहा है 0,1। तो लिहाजा अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि दा क्या है। यहाँ पर हमने इसको देखा तो डेट इज अ डिटर्मिनेंट, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो लिहाजा हम लोग क्या करेंगे इसके 0,1 में जो एंट्री करेंगे वो क्या लिखेंगे DT। DT मीन्स डिटर्मिनेंट है, लिहाजा ये यहाँ पर डिटर्मिनेंट है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास ये फ्लाइट आ रहा है। तो फ्लाइट का क्या बन रहा है 1,2 क्लियर हो गया। और ये देखें ये हमारे पास रो है 1 पे आ गए और ये हमारे पास कॉलम है बच्चों कॉलम 2 पे। अब मैं कॉलम 2 पे पहुंच गया। अब मैंने देखा फ्लाइट्स का क्या बन रहा है अभी कॉन्स्टिट्यूएंट या फ्लाइट्स का देखा तो ये सन नाउन, लिहाजा वी हैव टू राइट ऑन हेयर एन। मैंने यहाँ पर एन लिख दिया।
अच्छा, अब इसमें जो तीसरी चीज़ है वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपने ये भी समझ लें ज़रा है। अब देखें, इसको यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद मुझे देखना होता है क्या कोई ऐसी जो है नॉन टर्मिनल हमारा प्रोडक्शंस तो नहीं है जिसमें डिटर्मिनेंट एंड नाउन एग्जिस्ट करता हो, तो हमें यहाँ से चेक करना होगा। ये देखिए, ये मिल गया मुझे, नाउन एंड द डिटर्मिनेंट एंड नाउन्स। अच्छा, अब इसे कहाँ प्लेस करना है? अब इसमें अगर आप देखें, इसका नॉन टर्मिनल साइड्स पे जो इसका कॉन्स्टेंट है वो है एनपी, लिहाजा जो एनपी होगा यू हैव टू प्लेस हेयर द एनपी। तो आप इसी यानी ए और इसके इंट्रैक्शंस पे आप क्या करेंगे, एनपी देंगे। ये देखिए, इसको मैं इसी एरो से, और ये देखिए दैट इज एक्चुअली डिफाइनिंग ओवर्स डिविजन्स ऑफ द पार्सिंग ट्री के अंदर था कि ये देखिए हमारे पास नाउन फ्रेज था, और नाउन फ्रेज जो था दैट इज नेक्स्ट जो था हमारे पास पिन किया उसने, उसमें स्पैन में क्या आया हमारे पास, एक डिटर्मिनेंट है और दूसरा हमारे पास क्या था, नाउन था। तो देखें ये पार्सिंग ट्री का ही वो हमारे पास जो है मॉडल है कि दैट इज नाउन फ्रेज के आगे जो प्रोडक्शंस हैं वो दो आ रही हैं, डिटर्मिनेंट नॉन टर्मिनेंट। अब इसे आगे बढ़ते हैं, दैट इज द नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर आप देखें बच्चों, वो क्या आ रहा है, इंक्लूड्स है। अब इंक्लूड्स का देखें क्या आ रहा है, 2,3। अब 2,3 जो है इसकी एंट्री देखिए, सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो हमें अब यहाँ एंट्री कर रहा होगा, और इंक्लूड्स दैट इज बिलोंग्स टू द कॉन्स्टेंट है, वर्ब है, लिहाजा मुझे यहाँ पर वी लिखा। क्लियर हो गया, वी किया, और ये हमारे पास क्या बन रहा है, 2,3 एंट्री मैंने डाल दिया। और इसके बाद नेक्स्ट देखा कि क्या इसका अब जो है वो इसके साथ कोई प्रोडक्शन है एनपी, तो यहाँ पर देखिए एनपी की है कोई नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो ए मिला मुझे, और ए मेरा जो है वो उसकी क्या बन रही है, 3,4, लिहाजा मैं थर्ड और फोर्थ पे पहुंच गया, और मैंने ए चेक किया कि डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, डी। और अब हम चेक करेंगे वर्ब एंड टी का कोई जो है प्रोडक्शन आ रही है। अब देखें यहाँ से वर्ब एंड नहीं है, वर्ब एंड नॉन फ्रेज की तो है नहीं है, नो, लिहाजा हम फिर आगे बढ़ गए, और अब आगे देखेंगे तो हमारा मील है, मील का देखिए 4,5 में इसका एंट्री होना चाहिए, तो लिहाजा हम 4 और 5 पे पहुंचे, और इसको चेक किया कि हमारे पास मील्स किससे बिलोंग करता है, सर नाम। क्लियर, हम यहाँ पहुंच गए। अब जब यहाँ पहुंचे तो अब मैंने इसको इसके साथ जो है इस डिटर्मिनेंट के साथ चेक करना है कि जी क्या कोई ऐसे प्रोटेक्शन है, तो ये देखिए डिटर्मिनेंट एंड नाउन है हमारे पास, और वो नाउन फ्रेज है, तो लिहाजा ये हमारे पास यहाँ जो है इसकी प्रोडक्शन अवेलेबल थी, तो हमने इसको यहाँ पर नॉन फ्रेज लेबल कर दिया। क्या वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया? सर लेक्चर स्टार्ट हो गया है हमारा नेट। नेक्स्ट बेटा इस टॉपिक को खत्म होने दो, ये खत्म हो गया लेक्चर यहीं पे, बस ये टॉपिक मैं खत्म कर रहा हूँ, ये जो समझा रहा हूँ इसको समझ लें, 2 मिनट दें मुझे इसको। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब हमने इस नाउन फ्रेज से जो है नेक्स्ट वर्ब को देखना है। वर्ब एंड द नाउन फ्रेज में क्या हमारे पास जो है एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास नाउन फ्रेज एंड द वर्ब का जो है वो प्रोडक्शन ये है हमारे पास, तो लिहाजा अब इसको हम वर्ब फ्रेज के साथ लेबल कर रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो नाउन फ्रेज एंड द वर्ब है, नाउन फ्रेज एंड द वर्ब नहीं है। इसके बाद आप इसको नेक्स्ट यहाँ से नाउन फ्रेज एंड वर्ब चेक करेंगे, यस है हमारे पास, तो ये हमारे पास जो है इस प्रोडक्शन से आ जाएगा। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब आपने यू हैव टू प्रैक्टिस इट, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको जिस तरह से मैथमेटिकली भी मैंने कैलकुलेट किया और यहाँ पर प्लेस किया, आप लोगों ने करना है। अब मैं ज़रा इसको जो है वो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने एनिमेट किया हुआ है, ये देखिए डिटरमिनेंट आया, नाउन आया, और ये नाउन फ्रेज के साथ, लिहाजा इसकी जो है आप क्या हुआ, ये प्रोडक्शन है नाउन फ्रेज की। इस तरह से वर्ब है, फिर से डिटर्मिनेंट आया था, नाउन फ्रेज आया, और यहाँ पर नाउन फ्रेज एंड डिटर्मिनेंट दोनों को जो है कनेक्ट कर रहा है, तो लिहाजा यहाँ पर इसका जो है हमने इस रूल को डिफाइन किया। इसके बाद देखिए नाउन फ्रेज आ गया, और यहाँ पर जो है ये वर्ब फ्रेज है एक्चुअली हमारे पास, इसको मैं सही से लेबल करके देता हूँ आप लोगों को। ये वर्ब है, इसको आपने सही कर लेना, ये है वी पी वर्ब, अभी मैंने आपको डिस्कस करा। इसके बाद नाउन फ्रेज था, और नाउन फ्रेज से मैंने इसको कनेक्ट किया। दिस इज द वे हाउ कैन वी कैलकुलेट द सी के वॉइस की मदद से हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट को किस तरह से डिफाइन कर लेते हैं, ये बच्चों मैंने यहाँ डिस्कस किया है। और ये है देखिए, ये तो हमारे पास कॉलम है, ये मैंने समझा दिया है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है। दिस लेक्चर विल अपडेट ऑन माय यूट्यूब, इसी को मैं जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। और जो है अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है